एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th की एसएसटी की इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। जैसे कि हम जानते हैं मनी है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स, जब हम पेमेंट करते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट में जो कि हमारी क्या होती है रुपीस, उसे क्या कहते हैं मनी। हम कोई भी गुड्स परचेज करें, चाहे हम क्लॉथ परचेज कर ले, व्हीट परचेज कर ले और कोल ऑयल, हर एक चाहे सबकी डायमेंशन मेजरमेंट की डिफरेंट होती है, लेकिन इसकी जो हम पेमेंट करते हैं ये एक स्टैंडर्ड यूनिट में करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है मनी। मनी ट्रैक होने से पहले हमारा एक सिस्टम था, उसको क्या बोलते थे हम बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को सीसी कॉमोडिटी मनी के नाम से भी जाना जाता था, मतलब कॉमोडिटी टू मनी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। When goods and services are exchanged for goods and services, C means commodity, C means commodity. When a commodity is exchanged for commodity, तो it is known to be the barter system. Barter system में क्या होता था? There दो पर्सन होते थे at the same time, वो सेल एंड परचेज ऑफ commodity करने के लिए तैयार हो जाते थे। जैसे कि एक पर्सन को क्या चाहिए था व्हीट और दूसरे पर्सन को क्या चाहिए थे शूज। वो व्हीट देके उसे क्या ले लेता था, शूज लेता था, मतलब कॉमोडिटी के बदले क्या ले लेना, कॉमोडिटी ले लेना। और ये किसमें होता था, बार्टर सिस्टम में ही होता था। और लेकिन उस टाइम, जिस टाइम पे हमारे पास दो, जैसे हमारे पास राम है और श्याम, राम को पास हमारे पास क्या अवेलेबल है व्हीट, श्याम के पास क्या अवेलेबल है शूज। और राम को व्हीट चाहिए, श्याम को क्या चाहिए, शूज चाहिए। तो राम ने व्हीट इसको दे दी, श्याम को जिसको क्या चाहिए थे व्हीट, इसके बदले शाम को क्या दे दिया और राम को क्या दे दिया, शूज दे दिया। और when to buy and sell, when two person are agreed to sell and purchase of a commodity at the same time, this is known to be double coincidence of wants। मतलब दो वांट्स को एक ही टाइम पे सेटिस्फाई करना, उसको क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और ये किस सिस्टम के अंदर होता था, बार्टर सिस्टम के अंदर होता था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पहले तो हमें उस पर्सन को फाइंड आउट करना पड़ता, जैसे कि राम ने किसको फाइंड आउट किया, श्याम को, कि उसको क्या चाहिए व्हीट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, शूज चाहिए। कभी कभी ऐसे पर्सन को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, टाइम भी लग जाता था, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी, जिसके कारण ये सिस्टम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। कई बार कोई पर्सन ऐसा होता था जिसको दूसरी चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन फोर्सफुली उसको दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ती थी, एक्सेप्ट करनी पड़ती। तो इसीलिए इसको सीसी कॉमोडिटी सिस्टम भी कहा जाता था। फिर इसके बाद कौन सा बेस है हमारे पास, मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी ऐसे सिस्टम था जो कि हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स फॉर द मनी इन ए स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज नोन टू बी द रूपी। अब ये जो रूपी है, हम इसको क्या करके रख सकते हैं, स्टोर भी करके रख सकते हैं। हम इसको फ्यूचर के लिए इसकी डेफर्ड पेमेंट भी करके रख सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको अभी वी कैन मेक द पेमेंट एट द सेम टाइम। इसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अगर हमें हमारे पास पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम किसी दूसरे को दे कर सकते हैं। इसमें क्या था बार्टर सिस्टम है कि हमें फोर्सफुली एक दूसरा पर्सन जिसको वही गुड्स चाहिए, वही सर्विसेज के बदले उसको क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारी मनी को रुपीस में लेके स्टोर कर लिया, उसको ट्रांसफर कर लिया और फ्यूचर में बोल दिया कि आज ना पेमेंट करके। कई बार क्या होता है, हमारे पास एक क्रेडिट का मतलब है, मतलब ये हर चीज़ किस पे होती है, उधार पे। कोई भी सेल, कोई भी परचेजर एकदम बल्क में सामान खरीदते हैं, उनके पास पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो क्या बोलते हैं कि हम आज ना पेमेंट करके आने वाले 2-3 महीने के टाइम पे क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। दैट इज स्टैंडर्ड पेमेंट। डेफर्ड स्टैंडर्ड पेमेंट हम इसकी फॉर्म में कर सकते हैं, मनी की फॉर्म में कर सकते हैं। ये है हमारा मॉनेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है मॉडर्न मनी ऑफ मनी, कि जो आज का जो मनी की मॉडर्न फॉर्म है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। सबसे पहले जो हमारा मनी अवेलेबल थी वो किसकी फॉर्म में थी, ग्रेन और कैटल की फॉर्म में। मीन्स ये किसके अंदर आता था, हमारा सीसी कॉमोडिटी सिस्टम के अंदर, मीन्स किसके अंदर, बार्टर सिस्टम के अंदर, जिसमें हम ग्रेन ले लेते, उनके बदले कोई कैटल ले लेते, जो भी चीज हमें चाहिए होती थी उनका क्या कर देते, एक्सचेंज कर लेते। कॉमोडिटीज एक्सचेंज फॉर्म में कॉमोडिटी। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या आ गए, कॉइन्स आ गए। अब ये कॉइन्स किसके थे, हमारे मेटालिक कॉइन्स भी होते थे, जो अलग अलग मेटल से क्या होते थे, बने होते थे, जिसमें हमारी क्या शामिल थी, गोल्ड शामिल था, सिल्वर शामिल था,
कॉपर शामिल था, जिंक शामिल था, जो एक दो टाइप्स की मेटल्स बनती थी। लेकिन इनमें क्या डिसएडवांटेज थी कि इनको बनाने में बहुत ज्यादा क्या लगता था, कॉस्टली लगता था, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो कॉपर ये मेटल्स है ये खुद ही बहुत ज्यादा क्या होती है, कॉस्टली होती है। फिर उसके बाद क्या है हमारी मॉडर्न मनी, जिसको हम आजकल की हमें ट्रेंडिंग मनी बोलते हैं, जो किस फॉर्म में है, पेपर नोट्स एंड करेंसी। करेंसी मतलब पेपर नोट्स, जो हमारे नोट्स बने होते हैं किसके, पेपर के बने होते हैं, चाहे इसमें क्या शामिल होते हैं, कॉइन्स, जो आजकल हमारे चलते हैं। और ये पेपर मनी और नोट्स कौन सी इशू करती है, हमारी आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अवर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कि किसकी रिकमेंडेशन से ये करेंसी नोट्स इशू करती है, ये गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से इशू की जाती है। और जो हमारा एक अपेक्स बैंक है, जो दूसरे बैंक्स में क्या करता है, सुपरविजन करता है, उसके ऊपर क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि गवर्नमेंट हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए रूल्स पॉलिसीज बनाती है, वैसे ही आरबीआई होता है। आरबीआई का भी क्या काम होता है, वो अपने करेंसी में मॉनेटरी सिस्टम सेट करने के लिए सारे बैंकर्स का ये एक तरह का क्या होता है, बैंक होता है। जो आरबीआई है हर तरह की करेंसी और नोट्स क्या करता है, इशू करता है। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड करेंसी ऑफ आर कॉइन्स, आर डायमेंशन का कॉइन्स, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 20 रुपए का हो, चाहे 30 रुपए का हो, ये कौन इशू करती है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके बिना जितने भी पेपर नोट और करेंसी इशू की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, हमारी आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है। और इसीलिए इनको और कौन सा नोट बोलते हैं, इट इज नॉट टू बी लीगल टेंडर नोट्स। लीगल टेंडर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से आरबीआई क्या करते हैं, इशू करती है। जो भी चीज गवर्नमेंट इशू करती है वो क्या वाइबल होती है, लीगली वाइबल होती है, और ये हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, परचेजर को भी और सेलर को भी, सो दैट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या की जाती है, इशू की जाती है। गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से आरबीआई इनको क्या करता है, इशू करता है। और उसके बाद ये जो आजकल का एक और ट्रेंडिंग फॉर्म है, दैट इज द डिमांड डिपॉजिट। अब ये डिमांड डिपॉजिट ये क्या होता है, जो भी हम बैंक के पास अपना डिपॉजिट कराते हैं, ये क्यों डिपॉजिट कराते हैं, अगर उससे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट यही टॉपिक है, दैट इज डिपॉजिट विद बैंक, इन अदर नेम इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। इसका हम एक छोटा सा क्रक्स क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये सारा कुछ किसके अंदर आता है, हमारे सारा का सारा बैंकिंग स्ट्रीम के अंदर आता है। अब ये हमारा क्या है, बैंक। अब बैंक का मेन मोटिव क्या होता है, 2 मोटिव होते हैं। एक तो यह क्या करता है, हमारा डिपॉजिट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। दूसरी तरफ से ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स पीपल होते हैं उनके पास जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अपने जितने भी उन्होंने मनी रिसीव की होती है, जितनी भी वो इनकम जनरेट करती हैं, वो सारी हम एक ह्यूमन बीइंग, एक नेचुरल फेनोमेनन कि ह्यूमन बीइंग सारे का सारा पैसा खर्च नहीं करता। वो क्या करता है, अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या करके रखता है, सेव करके रखता है, और कुछ पार्ट इकोनॉमी में जाके क्या करता है, स्पेंड कर लेता है, जिसको वो अपनी बेसिक नीड्स पे डिपेंड करता है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, बच्चों के और जो खर्चे हैं वो सारा कर लेता है। और जो उसके पास सेविंग होती है उसको फ्यूचर में सिक्योर करने के लिए वो पीपल जो होते हैं वो डिपॉजिट, अपना एक्स्ट्रा जो मनी होता है वो किसमें डिपॉजिट करा देते हैं, बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। एक तो उनकी मनी क्या होती है, इसमें सेव हो जाती है, दूसरा बैंक इनके रिटर्न में क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट देता है लोगों को, ताकि लोगों को भी, हमें भी तो कोई बेनिफिट है बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने का, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी तरफ से जो ये बैंक होता है, लोगों का ही जो डिपॉजिट होता है, कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज में पैसा अपने पास रख के बाकी का पैसा लोगों को किसमें प्रोवाइड कर देता है, लोन में प्रोवाइड कर देता है, ताकि लोग अपनी जरूरतों को क्या कर सके, पूरा कर सके, जिनके पास पैसा अवेलेबल नहीं है। चाहे उससे वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करे, चाहे वो डे टू डे अंडरस्टैंडिंग का अपना काम करे। तो जैसे कि बैंक में एक पर्सन ने कितना डिपॉजिट किया, 500 करोड़ रुपीस बैंक के पास लोगों ने डिपॉजिट किया, तो बैंक ये 500 का करोड़ बैंक आगे लोन में प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसको क्या है, कुछ परसेंटेज ऑफ मनी अपने पास सेव करने के लिए रखनी होती है, ताकि एकदम से किसी को जरूरत पड़े, जैसे लोग वहां पे डिपॉजिट करवाने जाते हैं वैसे विड्रॉ भी तो करवाने जाते हैं, पैसा निकलवाने भी तो चाहते हैं, कि उनको पैसा अगर निकलवाने के लिए आ जाए तो बैंक में कुछ पैसा पड़ा रहे, बाकी का पैसा किसमें दिया जाता है, लोन में। जैसे 500 का 10% हम किसमें रख रहे हैं, बैंक अपने पास रखते हैं, बैंक 50 करोड़ अपने पास रखेगा और 450 करोड़ किसमें देता है, एज ए लोन देता है। इसको क्या बोलते हैं, जो हम डिपॉजिट, जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट
पीपल लोन बैंक में जाके डिपॉजिट कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। इसको डिमांड डिपॉजिट से नाम से क्यों बुलाया जाता है, ताकि इन केस पर्सन को, एक बिजनेसमैन है उसको डे में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है, दिन में कभी भी उसको पैसा चाहिए होता है और बैंक के पास जब वो पैसा विड्रॉ करवाने जाता है तो बैंक उसी टाइम उसका पैसा उसको वापस कर दे। यही रीजन उसको क्या क्या किस नाम से जाना जाता है, डिमांड डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। यही है कौन सा होता है डिमांड डिपॉजिट, जब पीपल के पास एक्स्ट्रा मनी है वो किसमें डिपॉजिट करवाने जाते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाने जाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट बैंक। और उसके बाद जब पर्सन को कुछ भी पैसा चाहिए होता है, नीड होती है अपने पैसे की जो उसने डिपॉजिट करवाया है, जब वो बैंक से विड्रॉ कराता है किसी भी टाइम जा सकता है, 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो इसको क्या बोलते हैं, उसको बैंक को पर्सन की रिकमेंडेशन की वजह से उसी टाइम वो पैसा वापस पे करना पड़ता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट। लोगों ने जब डिमांड की उस बैंक ने उसका पैसा उसको वापस कर दिया। तो किस फॉर्म में वो पैसा वापस करता है, इन द फॉर्म ऑफ चेक। अभी चेक जो हमारा है ये लीगल टेंडर नोटिस नहीं है, हमने पीछे देखा था जो पेपर और करेंसी होती है वो क्या होती है, हमारी लीगल टेंडर नोटिस, क्योंकि बैंक की तरफ से वाइबल होती है कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो आरबीआई इशू करती है अंडर रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। लेकिन जो चेक है इसको गवर्नमेंट की तरफ से इशू नहीं किया जाता। ये एक दो पर्सन के बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी इंस्ट्रक्ट करती है बैंक को दूसरे पर्सन को पेमेंट करने के लिए, क्योंकि पेमेंट तो दूसरा पर्सन करता है अपने अकाउंट में से जो उसका डिमांड डिपॉजिट है। देखिए चेक का मतलब क्या है, पेपर इंस्ट्रक्टिंग, ये किस फॉर्म में होता है, पेपर के फॉर्म में होता है, इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, जिसमें बैंक को क्या दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी क्या करनी है, पेमेंट करती है फ्रॉम द पर्सनल अकाउंट, पर्सन के अकाउंट में, बैंक अकाउंट जो उसका डिमांड डिपॉजिट वहां पे खुला हुआ है, टू हुम इन फेवर इट इज इशू, उस पर्सन को पेमेंट करनी पड़ती है जिसमें ये क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। मतलब इनमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक जिसका पर्सनल अकाउंट बैंक में खुला होता है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, जो एक्स्ट्रा बैंक में क्या करता है, पैसे डिपॉजिट कराता है। दूसरी तरफ से क्या होता है, बैंक होता है, ये चेक इशू करता है इसको बैंक को, साथ में इंस्ट्रक्शंस कि उसके बिहार पे उसके अकाउंट में से पैसा निकाल के थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दे जिसके नाम पे फेवर में इसको इशू किया जाता है। और ये लीगल टेंडर नोटिस नहीं होता, ये 2 पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्टीज के ट्रस्ट की वजह से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। थर्ड हमारा है फीचर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के क्या फीचर्स होते हैं, फर्स्ट है कि सेटल द पेमेंट, जो डिमांड डिपॉजिट होती है हमने अभी देखा, जो डिमांड डिपॉजिट होती है इसकी फॉर्म में पेमेंट करते हैं, चेक की फॉर्म में पेमेंट की जाती है, चेक की फॉर्म में अकाउंट्स को क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है और इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि पर्सन डायरेक्ट एक चेक लेके जाता है जो पेपर की फॉर्म में होता है, वो बैंक को दिखाता है और बैंक उसको इन कैश करके पैसा प्रोवाइड कर देता है। सेकंड है मनी इज द मॉडर्न इकोनॉमी, ये जो इकोनॉमी है, ये जो डिमांड डिपॉजिट है, इसको मॉडर्न इकोनॉमी में इसका नाम दिया जाता है मनी के अकॉर्डिंग इसको माना जाता है। मनी में अभी हमने देखा कि 2 चीजें शामिल होती है, एक तो हमारे पेपर और करेंसी होती है, ये कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, ये तो आरबीआई की रिकमेंडेशन में होता है। दूसरा ये डिमांड डिपॉजिट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बैंक के साथ अपना एक जिस पर्सन का अकाउंट ओपन होता है वो होता है, लेकिन इसकी वैल्यू इक्वल टू क्या होती है, मनी की फॉर्म होती है। टू एक्सटेंड द लोन, हमने यही देखा था अभी कि जो पर्सन बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाने जाते हैं उसको बैंक किस फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है, इंटरेस्ट लोन की फॉर्म में लोगों को दे देता है, और इसके बदले बैंक को क्या रिसीव कर मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव मिलता है। तो ये क्या है, एक्सटेंड द लोन, ये जो डिमांड डिपॉजिट है इसकी हेल्प से फर्दर क्या किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। लोन 2 पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब बिजनेस करने के लिए। हमारी इकोनॉमिक की मेन एक्टिविटीज क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसके बाद अगर कोई पर्सन अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस शुरू कर देता है उसको भी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है वो एक्टिविटीज जो या तो पेमेंट पे करने के लिए या फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। या फिर पीपल को अपने पर्पस के लिए, जैसे पर्सन ने घर हाउस कंस्ट्रक्ट कराना है उसके लिए उसके लोन चाहिए, अपने बच्चों की पर्सनल खर्चे के लिए लोन चाहिए, एजुकेशन की लोन चाहिए, उसकी मैरिज के लिए लोन चाहिए, अपने पर्सनल के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती है जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है, और पीपल जो उसके नॉर्मल डेली खर्चे के लिए होते हैं।
इवन पर्सन के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता तो उसको एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की मैरिज के लिए बैंक से क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो यहाँ हम फीचर्स में से एक लाइन, एक पॉइंट हमारे माइंड में क्रक्स निकलती है। वो क्या निकलती है कि बैंक एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो एक ही किसका काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है, लिंक का काम करता है इनके बीच में। पीपल हु हैव द सरप्लस फंड्स, जिनको पास बहुत ज्यादा पैसा है, और एंड पर्सन हु वांट्स द मनी, जिनको मनी की जरूरत है। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो बैंक में क्या करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, और फर्दर बैंक इन डिपॉजिट को किसके लिए देता है, लोन के लिए, टू सैटिस्फैक्शन द वांट्स ऑफ द पीपल। तो बैंकिंग एज ए इंटरमीडिएट काम करता है। बैंक के पास अपना कोई पैसा नहीं होता, वो लोगों से लेके लोगों को क्या देता है, लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद है रोल ऑफ बैंक। ये हमारा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बैंक का ये इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।